हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के जो आगे के सेक्शन हैं उन पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम धारा 107 से लेके 120 तक जितने भी सेक्शन हैं वो सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो हमें दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट के बारे में बताता है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब एक एक करके विद केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज हम धारा 107 से लेके 120 तक कवर करेंगे, तो ये सभी सेक्शन देखिए हमें दुष्प्रेरण के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 107 की, जो हमें बताती है कि दुष्प्रेरण कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो धारा 107 के अनुसार किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो, देखिए 3 तरीके से बताता है ये कि कितने तरीके से किसी को भड़काया, उकसाया जाता है या दुष्प्रेरण किया जाता है। पहला, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होता है। और तीसरा, उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ के द्वारा साशय सहायता करता है। यानी आप इरादतन किसी की मदद कर रहे हैं किसी अपराध को करने में, या एक या अधिक व्यक्तियों के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मिलकर किसी अपराध को करने की, या किसी को उकसा रहे हैं। ठीक, तो एक तरीके से क्या होगा, ये दुष्प्रेरण माना जाएगा। तो 3 तरह के टाइप्स जो हैं यहाँ पे दुष्प्रेरण के आईपीसी में दिए हुए हैं। अब इसे हम एक दृष्टांत से समझ लेते हैं जो इसी सेक्शन से लिया गया है। मान लीजिए ए एक लॉ ऑफिसर है, यानी एक सरकारी नौकर है। कोर्ट के वारंट के द्वारा वो वाई को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। बी क्या करता है, इस बात को जानते हुए कि जो सी पर्सन है वो वाई नहीं है, ए को जानबूझकर ये विश्वास दिलाता है कि सी ही वाई है और ए से सी को पकड़वा देता है। यहाँ जो बी है जिसने सी को पकड़वाया है ए के द्वारा, और पकड़वाने के लिए ए को जो उकसाया है कि वो उसे पकड़ ले, तो उसने उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध यहाँ पर किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि धारा 107 जो हमें दुष्प्रेरण के प्रकारों के बारे में बताती है, और धारा 108 हमें उस व्यक्ति के बारे में बताती है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है। और उसी व्यक्ति को इस धारा के अनुसार दुष्प्रेरक माना जा सकता है जो 3 तरीकों से, जो 3 तरीके धारा 107 में दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक तरीके से अपराध का दुष्प्रेरण करता है। अब ये जो सेक्शन है 108, इसमें 5 स्पष्टीकरण यानी कि 5 एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे और उन्हें एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पांचों एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सेक्शन कितना बड़ा है और कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्पष्टीकरण की, जो कहता है कि कार्य के साथ साथ अवैध लोभ का दुष्प्रेरण भी अपराध की कोटि में आ सकता है, चाहे दुष्प्रेरक उस काम को करने के लिए खुद आबद्ध ना हो। अब देखिए, बात हो रही है एक्ट की। कार्य के साथ साथ अवैध लोभ का दुष्प्रेरण को भी ये जो सेक्शन है वो एक अपराध बनाता है। क्या कहता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए चोरी करके भागता है और जाकर बी के पीछे छिप जाता है। अब एक पुलिस ऑफिसर ए को ढूंढता हुआ आता है और बी से पूछता है कि ए कहाँ है। ठीक, बी क्या करता है, पुलिस अधिकारी को ये नहीं बताता कि वो कहाँ पर छिपा हुआ है, बाद में उसको चुपके से वहाँ से भगा देता है। यहाँ बी ने अवैध लोभ के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया है, यानी कि बताना उसका काम था, उसकी बताने की ये ड्यूटी थी कि वो पुलिस अधिकारी को बताता कि जो बी है, जो ए है, जो चोरी करके भागा है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, उसे पकड़वाना था उसका काम। लेकिन उसने उसे नहीं पकड़वाया, उसको छिपा लिया, उस बात ही को छिपा लिया जो उसे पुलिस ऑफिसर के सामने जाहिर करनी थी या बतानी थी। तो इसे हम किसी कार्य के द्वारा नहीं बल्कि अवैध लोभ के द्वारा दुष्प्रेरण कहते हैं। अवैध लोभ का मतलब होता क्या है? अवैध लोभ का मतलब होता है कि जब आप पे किसी काम को करने की लीगल ड्यूटी होती है या आपके पास कोई दायित्व होता है और आप उस ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं, तो उसको कहा जाता है ओमिशन यानी कि लोभ। तो एक तरीके से जब किसी काम को करने की हमारी ड्यूटी हो और हम उसे नहीं करते हैं तो वो लोभ कहा जाता है। और इस मामले में बी ने ऐसा ही एक लोभ किया है, क्योंकि उसे पुलिस अधिकारी को बताना था
कि जो ए है जो चोरी करके भागा है वो वहीं पर छिपा हुआ है और उसने ऐसा नहीं किया है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सिंपली जो है ये इसके फर्स्ट एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करता है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर देता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, जो दूसरा स्पष्टीकरण है, वो क्या कह रहा है, देखिए दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो कार्य किया जा रहा है दुष्प्रेरण के लिए या अपराध गठित करने के लिए उसका अपेक्षित प्रभावकारित हो या वो कार्य किया जाए। कहने का मतलब ये है, ये एक्सप्लेनेशन ये कहना चाह रहा है कि जब किसी अपराध को करने का सामने वाले ने कोई दुष्प्रेरण किया है या किसी को उकसाया है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला उस कार्य को करे ही, ज़रूरी नहीं है कि वो उस काम को करे या उसका वही प्रभावकारित हो जिस इफ़ेक्ट को वो चाह रहा था जिसने उसे दुष्प्रेरण किया है। कैसे समझते हैं? दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। पहला दृष्टांत कहता है कि देखिए सी की हत्या करने के लिए ए जो है वो बी को उकसाता है। ए क्या करता है? बी को उकसा रहा है सी का मर्डर करने के लिए। बी वैसा करने से इनकार कर देता है। तो क्या हुआ इस मामले में? यहाँ ए फिर भी हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ये जो दृष्टांत है ये आपका इस फर्स्ट पॉइंट से क्लिक हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए। यहाँ पे भले ही ए ने हत्या के लिए बी को उकसाया, ठीक, कि वो सी का मर्डर कर दे, लेकिन बी ने ऐसा नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे वो कार्य किया ही जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ए जो है वो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी ठहराया गया। तो इस तरीके से ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ज़रूरी नहीं है उसका अपेक्षित प्रभाव ही कारित हो। अब इसका दृष्टांत देख लेते हैं। देखिए डी की हत्या के लिए फिर ए बी को उकसाता है। दूसरे पॉइंट में बी क्या करता है? ऐसी उकसाहट में डी को एक घाव दे देता है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंच जाती है। डी का घाव बाद में अच्छा हो जाता है। ए यहाँ पे फिर भी हत्या के लिए बी को उकसाने का दोषी है। कैसे हुआ? क्योंकि दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि उसका अपेक्षित प्रभाव कारित हो, यानी कि जो बी को हत्या के लिए उकसा रहा है ए नाम का पर्सन, वो बी ने क्या किया? उस उकसाहट में डी की हत्या कर दी, हत्या तो नहीं की, सॉरी, उसको घाव दिया। तो ज़रूरी तो नहीं है उसने उसका मर्डर ही किया हो, उसको चोट पहुंचा दी। ज़रूरी नहीं है कि वो इफ़ेक्ट, जिस इफ़ेक्ट के लिए उसने उसको दुष्प्रेरित किया था उसकी हत्या के लिए, वो उसी इफ़ेक्ट के तहत उसकी हत्या करता। ऐसा नहीं हुआ है, उसने सिर्फ उसको घाव पहुंचाया और वो हो गया अच्छा। तो फिर भी भले ही उसने उसकी हत्या ना की हो, लेकिन ए जिसने उसे हत्या के लिए उकसाया है वो फिर भी दोषी है। इसी तरह से बात करते हैं तीसरे एक्सप्लेनेशन की। तीसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो या उसका भी वही दूषिताशय और वही ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, यानी उसे उकसाया है। जो नॉलेज, जो इंटेंशन उस उकसाने वाले व्यक्ति की है, ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन को उकसाया गया है उसका भी वही इंटेंशन हो, उसकी भी वही नॉलेज हो, और साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो विधि के अनुसार समर्थ हो, यानी कि वो व्यक्ति विधि अनुसार समर्थ का मतलब हो गया कि वो कैपेबल हो, सामने वाली चीज़ को समझने के योग्य हो। अब इसे हम एक दृष्टांत से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए दूषित आशय से एक बच्चे को, एक शिशु को और एक पागल को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यानी कि एक बच्चे को भी उकसा रहा है या फिर एक पागल को उकसा रहा है। दोनों ही ऐसे हैं जो विधि के अनुसार समर्थ नहीं हैं, ये नहीं जानते कि जो वो काम कर रहे हैं वो एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। दोनों को नहीं पता, क्योंकि देखिए बच्चे में भी इतनी समझ नहीं होती है और एक पागल व्यक्ति है उसमें भी इतनी समझ नहीं होगी कि वो काम की प्रकृति को जान सके कि जो वो कर रहा है वो एक ऑफेंस है। तो अगर ए इनमें से किसी भी एक को अपराध के लिए उकसाता है, तो यदि वे ऐसे व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए वो अपराध कर दिया जाए जिसको उसने उकसाया है, किसी बच्चे को उकसाया उसने वो अपराध कर दिया या पागल ने अपराध कर दिया जिसको उकसाया था, तो यहाँ पे भले ही विधि के अनुसार वे समर्थ नहीं हैं और वही उनका आशय या उनको इतनी नॉलेज नहीं है, यहाँ फिर भी जो कि एक ही इंटेंशन थी या एक ही नॉलेज थी, तो यहाँ फिर भी ए जो है वो अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक, सबसे पहली चीज़। और दूसरा पॉइंट जो इसका दूसरा दृष्टांत है वो ये कहता है कि ए चोरी के इरादे से वाई के कब्जे में वाई की संपत्ति लेने के लिए बी को उकसाता है। अब देखिए ए क्या कर रहा है, बी को उकसा रहा है कि वाई के कब्जे में जो प्रॉपर्टी है वो मुझे लेनी है। बी ये विश्वास करने के लिए कि उसको ए उत्प्रेरित करता है। ठीक, अब बी को विश्वास हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी ए की ही है।
अब बी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को इस विश्वास से कि वो एक ही प्रॉपर्टी है वाई के कब्जे से सद्भाव पूर्वक ले लेता है, मतलब उसकी कोई बुरी इंटेंशन, कोई गलत इंटेंशन नहीं है बी की। बी इस भ्रम के अधीन काम करता है कि वो प्रॉपर्टी एक ही है और उसे बेईमानी से नहीं लेता है। बी की कोई गलत इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोई चोरी का अपराध तो हुआ नहीं, ठीक। लेकिन ए जो है वो चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, यानी उसने चोरी करने के लिए क्योंकि उसको उकसाया, इसलिए ए जो है वो यहाँ पे दोषी है और दंड से दंडनीय है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो दृष्टांत है ये उस पॉइंट के लिए है जिसमें कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को उकसाया है उसका वही आशय या वही ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। तो अगर जो व्यक्ति किसी अपराध को कर रहा है उसकी इंटेंशन उस उकसाने वाले व्यक्ति की इंटेंशन वाली नहीं है या उसको इतनी वो नॉलेज नहीं है कि वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तो यहाँ पे वो पर्सन दोषी नहीं होगा जिसने क्राइम को कमिट किया है, बल्कि जो उकसाने वाला पर्सन है जैसे इस मामले में था वही दोषी होगा। इसके बाद आता है फोर्थ जो इसका एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कह रहा है देखिए। चौथा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। यानी कि आपने किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसाया और उसने किसी तीसरे व्यक्ति को उकसाया, तो ये पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है और ऐसे मामले में हर उकसाने वाला व्यक्ति जो होगा वो दोषी माना जाएगा। अब इसे हम फिर से एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। देखिए दृष्टांत क्या कह रहा है। मान लीजिए सी को वाई की हत्या करने के उकसाने के लिए बी को ए उकसाता है, मतलब सी वाई की का मर्डर करे, इसके लिए बी क्या करता है, को कौन उकसा रहा है, ए उकसाता है। बी क्या करता है, वाई की हत्या के लिए सी को उकसाता है, ठीक। ए ने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया। बी के उकसाने पर सी मर्डर कर देता है वाई का। बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है, ठीक। ए ने उस अपराध को करने के लिए बी को उकसाया, इसलिए ए भी उस दंड से दंडनीय है। तो जितने जितने लोग अपराध के लिए करते रहेंगे या एक दूसरे को जिसने भी उकसाया वो सब इस चेन में बनते चले जाएंगे और हर एक व्यक्ति जो है दोषी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है इसके एक्सप्लेनेशन 4 में। इसके बाद नेक्स्ट स्पष्टीकरण और अगला एक्सप्लेनेशन आता है 5। ये कहता है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दुष्प्रेरक अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाए, ठीक है ना। बस ये ज़रूरी है कि उस षड्यंत्र में शामिल होना चाहिए वो जिसके अनुसरण में वो अपराध किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए दुष्प्रेरण षड्यंत्र के माध्यम से किया जाता है, अब ये जो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण है ये हमें धारा 107 के दूसरे खंड में बताया गया है, हमने अभी पढ़ा था। तो जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित करता है तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो और दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपराध का प्लान बनाए, उसकी योजना बनाए। बस इस मामले में इतना ही ज़्यादा काफ़ी माना जाता है कि वो षड्यंत्र में उस मामले में किसी ना किसी तरीके से उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना चाहिए जिसके अनुसरण में वो अपराध या वो ऑफेंस किया गया है। अब इसे भी हम एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। मान लीजिए वाई को विष देने के लिए यानी वाई को जहर देने के लिए ए एक प्लान बनाता है। प्लान किसके साथ बना रहा है, मिलके बी के साथ बना रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि वो वाई को विष देंगे। दोनों सहमत हो जाते हैं कि विष कौन देगा, ए देगा। अब बी जो है वो सी को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, लेकिन नहीं लेता कि ए नाम का पर्सन दे रहा है। सी भी सहमत हो जाता है और प्रयोग में लाने के लिए बी को वो विष दे देता है, मतलब सी लाके दे देता है। ए विष दे देता है वाई को और उसके बाद वाई की डेथ हो जाती है। यहाँ ए और सी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, मतलब ए और सी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे सारी बात किसने बताई है, बी नाम के पर्सन ने बताई है। ए को तो सी जानता भी नहीं, बस उसे इतना पता है कि हाँ कोई पर्सन है जो उसको जहर देगा या विष देगा वाई को। तो भी सी क्या है, उस षड्यंत्र में शामिल तो रहा है, भले ही वो ए के बारे में ना जानता हो, जिसके अनुसरण में वाई की हत्या की गई है। इसलिए सी ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के दंड से वो भी दंडनीय है। तो एक तरीके से ये इसका 5वां एक्सप्लेनेशन था और उसका ये दृष्टांत था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जितने भी दृष्टांत और जितने भी एक्सप्लेनेशंस थे, ये जितने भी एक्सप्लेनेशंस थे ये सब सेक्शन 108 को बहुत ही वाइडली कवर करते हैं और इसके अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। धारा 108 को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन है 108A। ये सेक्शन कहता है कि भारत के बाहर जितने भी क्राइम होते हैं, मान लीजिए अगर भारत के बाहर कोई अपराध हुआ है लेकिन उसका जो दुष्प्रेरण है वो भारत में किया गया है,
तो उसके लिए क्या होगा। तो देखिए, जो व्यक्ति संहिता के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर हो और उससे परे किया जाए, यदि वो भारत में किया जाता तो वो अपराध होता। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहकर, इंडिया में मौजूद है, वो यहीं से किसी व्यक्ति को उकसा रहा है जो भारत में नहीं है कि भारत के बाहर उसे कोई ऑफेंस या क्राइम करना है। दूसरा पर्सन कहाँ है, भारत के बाहर रह रहा है, और एक पर्सन हो गया इंडिया में, वो उसे उकसा रहा है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को कि वो वहाँ पर कोई क्राइम, कोई ऑफेंस करे, तो उस पर लगेगी धारा 108A। लेकिन उसके बारे में यही समझा जाएगा कि उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हो कि वो ऑफेंस करे भारत के बाहर तो आपको बचाव मिलेगा, ऐसा नहीं है। सेक्शन 108A इसीलिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसे दृष्टांत से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए जो भारत में है और बी जो बांग्लादेश में है, जो भारत के बाहर दूसरा देश है, वहाँ पे उसे एक मर्डर करने के लिए उकसाता है। ए इंडिया से ही उसे उकसा रहा है कि वो बांग्लादेश में किसी का मर्डर करे, तो उसने उकसाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए जो है वो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो बस सिंपली जो सेक्शन 108A है वो हमें यही बताता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन 109 की। क्या कह रहा है, दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बात करता है कि अगर कोई दुष्प्रेरण करता है, इसका अपराध करता है, तो उसको कितना दंड मिलेगा। देखिए, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए और उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हो भी जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए हमारी संहिता में यानी कि IPC में कोई स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं है, तो उस दंड से उसको दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर यहीं पे समझ लेते हैं, देखिए दृष्टांत से क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन। बी जो है वो एक लोक सेवक है, एक पब्लिक सर्वेंट है। बी को इनाम के रूप में ए रिश्वत का प्रपोजल करता है, उसको रिश्वत देने की बात करता है। बी क्या कर लेता है, वो रिश्वत स्वीकार कर लेता है। ए ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है। तो एक तरीके से ये सेक्शन कह रहा है कि अगर दुष्प्रेरण के लिए संहिता में उसके दंड का कोई प्रावधान नहीं है और किसी व्यक्ति ने जब किसी को अपराध के लिए उकसाया या भड़काया और वो अपराध हो जाता है, तो भले ही संहिता में दंड का कोई प्रावधान ना हो, फिर भी वो व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए है जिसका उसने दुष्प्रेरण किया है। यहाँ पे उसने रिश्वत देने की बात कही है पब्लिक ऑफिसर को, और जो उसने रिश्वत देने का अपराध किया है उसके लिए संहिता में तो कोई प्रावधान अगर नहीं है तो उसको वही दंड मिलेगा जो धारा 161 में परिभाषित अपराध दिया गया है, क्योंकि रिश्वत की बात हो रही है। हालांकि ये जो सेक्शन 161 है ये IPC में हटा दिया गया था, क्योंकि जितने भी सेक्शन थे 161 से लेके और 165 तक के, ये सब रिपील कर दिए गए हैं IPC से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। लेकिन ये दृष्टांत काफ़ी पहले का है, इसमें इसलिए ऐड किया गया है, सिर्फ समझने के लिहाज से है। इसके बाद दूसरा दृष्टांत, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए यानी झूठा एविडेंस देने के लिए ए उकसाता है। बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप अपराध कर देता है, मतलब झूठा एविडेंस दे देता है। ए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडित है जिससे कि बी है, क्योंकि जो दंड झूठा एविडेंस देने के लिए जिस दंड से बी को दंडित किया जाएगा क्योंकि उसने झूठा एविडेंस दिया है, उसी दंड से ए को भी दंडित किया जाएगा अगर संहिता में इसके बारे में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। इसके बाद आता है सेक्शन 110। ये कहता है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है और जिस इंटेंशन के साथ व्यक्ति ने सामने वाले को भड़काया है और उसकी वो इंटेंशन नहीं है, उसने अलग इंटेंशन को मन में रखकर काम किया है, तो फिर उसको कितना दंड मिलेगा जिसने उसे उकसाया है। तो देखिए, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न, मतलब जिस व्यक्ति को उकसाया अपराध करने के लिए, ना तो उसकी वो इंटेंशन थी जो उकसाने वाले व्यक्ति की थी, ना ही उसको वो ज्ञान था, उसने उस नॉलेज से उस इंटेंशन से अलग रखकर काम किया है, तो उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो यहाँ पर भी उसी दंड का प्रावधान किया गया है जिस अपराध का इस तरीके से मतलब जिस अपराध के लिए दंड दिया गया है। तो जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया था और वो अपराध हो जाता है तो उसके लिए भी सेक्शन 110 उसी दंड का प्रावधान करता है जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया था। साधारण शब्दों में इस धारा के अनुसार यदि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाता है और उसका आशय दुष्प्रेरक के आशय से अलग होता है, भिन्न होता है,
तो भी दुष्प्रेरक का दायित्व कम नहीं होता, उसे फिर भी धारा 108 के तीसरे स्पष्टीकरण की तरह अगर हम देखें तो वो फिर भी दंडित होगा। तीसरा स्पष्टीकरण में हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति विधि के अनुसार समर्थ नहीं होता या उसका भिन्न आशय या भिन्न ज्ञान होता है तो भी दुष्प्रेरक का दायित्व कम नहीं होता है। तो वहाँ दो तरीके की बात हुई थी, एक तो भिन्न आशय या भिन्न ज्ञान वाले की, और एक हुई थी विधि के अनुसार जो समर्थ नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ये हमारा जो 108 का जो तीसरा स्पष्टीकरण था, जो तीसरा एक्सप्लेनेशन था, उसी से कनेक्ट करके हम पढ़ सकते हैं। वहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही कुछ सेम सी बात की गई थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अब ए जो है वो 7 साल से कम उम्र के बच्चे से बी की हत्या कराता है। ए क्या करता है, हत्या के दुष्प्रेरण का यहाँ पे दोषी होगा, लेकिन बच्चा किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि उसे धारा 82 का बचाव मिलेगा। धारा 82 क्या कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल के कम उम्र के बालक के द्वारा की जाती है। जनरल एक्सेप्शन का मामला है, क्योंकि बच्चा 7 साल से कम उम्र का है तो बच्चा किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, लेकिन जो ए है वो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 111। क्या कह रहा है कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया जाए। यानी दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा, जब जिस काम का उसने दुष्प्रेरण किया था उससे अलग कार्य कर दिया जाए। तो देखिए, जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे कोई भिन्न कार्य कर दिया जाए, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए भी उसी तरह से और उस विस्तार तक दायी होगा मानो उसने सीधे उसी काम का दुष्प्रेरण किया हो। तो यहाँ पे उसका दायित्व फिर भी वही रहेगा, भले ही जिस अपराध के लिए उसने दुष्प्रेरण किया था उससे भिन्न अपराध कर दिया गया है या भिन्न कार्य कर दिया गया है। लेकिन भिन्न कार्य के लिए या उस कार्य से अलग कार्य के लिए वो दायित्व अधीन कब होगा, तब होगा जबकि वो किया गया कार्य उस दुष्प्रेरण का ही परिणाम था और उस उकसाहट के असर में, उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। इसे हम लैटिन सूत्र से भी समझ सकते हैं। इसके अनुसार ये कल्पना की जाती है कि व्यक्ति के कार्यों का स्वाभाविक प्रतिफल ही उसका आशय है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति ने किसी को जिस अपराध के लिए उकसाया था और उससे भिन्न कार्य, उकसाने वाले मतलब जिस व्यक्ति को उकसाया गया था उसने भिन्न कार्य कर दिया है, तो भी जिसने उसे उकसाया था वो उसी प्रकार से लाइबल होगा, दायित्वाधीन होगा मानो उसने सीधे उसे उसी काम के लिए उकसाया हो। अब हम इसे भी दृष्टांत से समझेंगे। मान लीजिए ए एक बच्चे को, एक शिशु को वाई के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है कि वो भोजन में उसके जहर या विष डाल दे। वो उसे विष भी दे देता है, जहर दे देता है डालने के लिए। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से एम नाम के पर्सन के भोजन में विष डाल देता है जो वाई के ही भोजन के पास रखा हुआ है। विष डाल दिया। यहाँ यदि वह शिशु ए के उकसाने के असर के अधीन काम कर रहा था, क्योंकि उसने उसको उकसाया था बच्चे को, और उस उकसाहट के असर के अधीन उसने वाई की जगह पे एम के भोजन में जहर डाल दिया, तो किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उसी दुष्प्रेरण का परिणाम है, तो ए उसी तरह से दायित्वाधीन होगा मानो उसने उस शिशु को एम के भोजन में ही जहर डालने के लिए उकसाया हो, ये माना जाएगा। क्योंकि अगर उसने भोजन में जो जहर डालने का काम किया है, जो विष डालने का काम किया है, उस उकसाहट के असर में ही किया हो, तब वो दायित्वाधीन माना जाएगा। तो इस तरीके से इस सेक्शन को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और दृष्टांत कहता है कि ए को वाई का घर जलाने के लिए ए उकसा रहा है, बी क्या करता है, उस घर को आग लगा देता है। उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी भी करता है, चुरा भी लिया बी ने कुछ और आग भी लगा दी। यहाँ यद्यपि घर को जलाने का दुष्प्रेरण का दोषी क्या है, नहीं है, ठीक, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, मतलब सॉरी कि घर को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, क्योंकि उसने सिर्फ आग लगाने के लिए उसको कहा था, चोरी करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि चोरी एक अलग से कार्य हो गया और घर जलाने का परिणाम वो नहीं थी। तो यहाँ पे ए दायित्वाधीन नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि उसने दुष्प्रेरण किस चीज़ का किया था, घर में आग लगाने का, ठीक, चुराने का उसने दुष्प्रेरण नहीं किया था कि वो उस घर में जाके चोरी भी करे, चोरी तो एकदम अलग कार्य हो गया, इसके लिए ए दायित्वाधीन नहीं होगा, सिर्फ घर जलाने के लिए तो दायित्वाधीन उसको ठहराया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 112 जो कहती है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए काम के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। यानी कि जिस काम का दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया वो काम तो किया ही गया, उसके अलावा एक और अगर दूसरा काम भी उसके साथ कर दिया जाए तो कब उसे कितना दंड दिया जाएगा
और कैसे उसको दंडित किया जाएगा। यदि वो कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 111 के अनुसार दायी है दुष्प्रेरित कार्य के अलावा भी किया जाता है तो वह कोई सुभिन्न अपराध मान लीजिए गठित हो जाए तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडित होगा। यानी जिस काम के लिए उकसाया या भड़काया था सामने वाले को, उसने वो अपराध तो किया ही, वो कार्य तो किया ही, उसके साथ ही वो उसके साथ एक और सुभिन्न अपराध भी कर देता है। तो उनमें से जितने उसने अपराध किए हैं, जिसको उकसाया गया है, उसमें से हर एक के लिए जो दुष्प्रेरक है वो दायी होगा। साधारण शब्दों में ये जो धारा है दुष्प्रेरित अपराध और किए गए अपराध दोनों के लिए दंडनीय होने का प्रावधान करती है। अब इसे हम एक दृष्टांत से समझेंगे। मान लीजिए बी को ए एक लोकसेवक है, उसको बलपूर्वक रोकने के लिए उकसाता है। ए क्या कहता है, बी से कहता है कि एक पब्लिक ऑफिसर, एक सरकारी नौकर लोकसेवक है, उसको तुम्हें बलपूर्वक रोकना है। बी ऐसा ही करता है। साथ ही रोकने के काम को आगे बढ़ाने के लिए वो बी को, जो लोकसेवक है, बी क्या करता है, उस लोकसेवक को स्वेच्छया घोर उपति भी कारित करता है। मतलब उसको गंभीर चोट भी पहुंचाता है, हाथापाई में गंभीर चोट आ जाती है। बी ने यहाँ पे देखिए 2 क्राइम किए हैं, है ना, इसलिए बी दोनों अपराधों के लिए दंडित है। और यदि ये जानता था ए, उसको ये संभावना थी कि उस लोकसेवक को रोकने के काम में उसको भी घोर उपति यानी कि गंभीर चोट भी पहुंचा देगा, तो यहाँ ए भी उस अपराध के लिए दंडनीय होगा, उन दोनों अपराधों के लिए दंडनीय होगा। अगर ए को इस बात की संभावना थी, वो संभाव्य जानता था कि जो मैंने बी को काम सौंपा है लोक सेवक को बलपूर्वक रोकने का, फोर्सफुली उसको रोकने का, उसमें बी क्या करेगा, उसे चोट भी पहुंचा सकता है, उसको गंभीर चोट आ सकती है लोक सेवक को, तो यहाँ दोनों काम के लिए उसको दंडित ठहराया जाएगा ए को। इसके बाद आता है सेक्शन 113। क्या कहता है, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो। अब यहाँ पे बात हो रही है इफेक्ट की, प्रभाव की। उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो, यानी जिसका आशय दुष्प्रेरक ने किया था उससे भिन्न प्रभाव हो। देखिए, जब किसी काम का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस काम के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, मतलब उसका इफेक्ट वो नहीं हुआ है जिस इफेक्ट को वो चाह रहा था, तब दुष्प्रेरक के द्वारा कारित प्रभाव के लिए वो उसी तरह से महाविदायित्व अधीन होगा मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो। यानी कि जिस इफेक्ट को प्रभाव में लाने के लिए, जिस इफेक्ट को वो चाह रहा था कि अगर मैं ये अपराध या ये क्राइम कमिट करने के लिए सामने वाले को उकसाऊंगा और वो जब उस क्राइम को कमिट करेगा उसका ये प्रभाव कारित होगा और उससे भिन्न प्रभाव कारित हो जाए, उसका भिन्न इफेक्ट पड़े, तो फिर क्या होगा। तो वहाँ भी ये धारा कहती है वो उसी प्रकार से दायित्वाधीन होगा जो उकसाने वाला है या भड़काने वाला है, मानो उसने सीधे उसी प्रभाव के लिए वो दुष्प्रेरण किया है। लेकिन भिन्न प्रभाव के लिए वो कब दायित्वाधीन होगा, ये तब ही होगा जब वो जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव कारित होने की संभावना है, जब उसकी ऐसी पॉसिबिलिटी थी और वो जानता था कि हाँ इससे भिन्न इफेक्ट भी हो सकता है। अब इसे हम एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। मान लीजिए वाई को घोर उपति करने के लिए, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए बी को ए उकसाता है। अब बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वाई को घोर उपति कारित कर देता है जिससे वाई की डेथ हो जाती है। उसने कहा था गंभीर चोट पहुंचाना वाई को, उसने उसे गंभीर चोट पहुंचाई और वाई की उस गंभीर चोट के कारण डेथ हो गई। अब यहाँ यदि ये जानता था कि जो मैं उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए जो मैंने उसे उकसाया है वो ऐसी चोट थी कि उससे उसकी डेथ होने की संभावना थी, तो यहाँ पे ए वाई की हत्या के लिए दंडनीय है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिस इफेक्ट के लिए उसने उसका दुष्प्रेरण किया उससे दूसरा इफेक्ट पड़ गया, उसकी डेथ ही हो गई, तो उसको बचाव मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो दुष्प्रेरक है वो तब भी दोषी होगा क्योंकि अगर उसे पूरी पॉसिबिलिटी है, उसे संभावना है कि जिस काम का मैंने अपराध का दुष्प्रेरण किया है उस अपराध से कोई बड़ा प्रभाव भी कारित हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ए जो है वो इस धारा के तहत दंडनीय है और माना जाएगा कि वो दुष्प्रेरक है। इसके बाद सेक्शन 114 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, उसके
उपस्थिति के बारे में बताता है कि अपराध हो रहा है और उस समय वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो जब कोई व्यक्ति उस समय उपस्थित हो जबकि वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए उसने दुष्प्रेरण किया था, तब ये समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। अब इसे हम एक केस लॉ समझते हैं। केस का नाम है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि ये धारा केवल तभी प्रयोग में आती है जब सबसे पहले दुष्प्रेरण के समान परिस्थितियों को सिद्ध कर दिया जाता है, तब जब अपराध कारित होते समय अभियुक्त की उपस्थिति भी सिद्ध हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी को उपस्थिति के आधार पर दुष्प्रेरण का दोषी ठहराना चाहते हैं तो ये बात साबित होनी चाहिए कि हाँ, जिस समय अपराध हुआ था उस समय अभियुक्त भी वहाँ पर मौजूद था। धारा 114 ऐसे मामलों से संबंधित है जहाँ दुष्प्रेरण का अपराध तो हुआ ही है, मतलब सामने वाले को उकसाया तो गया ही है। इसके साथ ही अपराध कारित करते समय घटना स्थल पर दुष्प्रेरक भी विद्यमान था। तो अगर वो घटना स्थल पर मौजूद है तब भी यही समझा जाएगा कि उसने वो अपराध या वो क्राइम किया है। ऐसा नहीं है कि उपस्थिति में उसे कुछ छूट मिल जाएगी। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए वाई की हत्या के इरादे से बी को, जो 6 साल का बच्चा है, उसको खाने में जहर डालने के लिए उकसाता है। बी उसके भोजन में विष डाल देता है जिसके परिणाम स्वरूप वाई की डेथ हो जाती है। जब बी ने खाने में विष मिलाया उस समय ए भी वहाँ पे मौजूद था। तो इस मामले में बी तो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, उसे तो धारा 82 का बचाव मिल जाएगा, जनरल एक्सेप्शन का। लेकिन जो ए है जिसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है उसे इस धारा के अधीन वाई की हत्या के दुष्प्रेरण का के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली धारा की तरफ देख लेते हैं। अगली धारा है धारा 115, जो कहती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। सिंपली ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि वो मृत्यु से दंडनीय हो या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तो उसका दंड कितना होगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो यदि मान लीजिए वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए, मतलब जिसको उकसाया था ऐसे अपराध को करने के लिए और वो उस अपराध को नहीं करता है, तो तब क्या होगा। तो जब दुष्प्रेरण के दंड का संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध भी नहीं है, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने सामने वाले को मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए करने के लिए उकसाया है और वो व्यक्ति उस अपराध को नहीं करता है और संहिता में उसके बारे में आईपीसी में कोई उपबंध भी ना हो दंड का, किसको कितना दंड दिया जाए, तो जो उकसाने वाला व्यक्ति है, जो दुष्प्रेरक है, उसे 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माने से भी दंडित होगा। वो भी कारावास कैसा होगा, किसी भी भांति का हो सकता है, यानी सादा भी हो सकता है 7 साल का कारावास और कठोर भी हो सकता है। और मान लीजिए अगर जिसे उकसाया मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए और वो उस अपराध को कर देता है, तब दुष्प्रेरक को कितना दंड मिलेगा, तब उसके दंड की सज़ा, मतलब कहने का मतलब ये है, ये सेक्शन, ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए वो अपराध कर दे और उस अपराध को करने में उसे गंभीर चोट आ जाए, यह ना अपहानि कार्य करने के लिए परिणाम स्वरूप किया जाता है। तो अगर उस व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है, जिसको उकसाया था, उसने उकसाहट के असर में उस सामने वाले को गंभीर चोट पहुंचा दी, तो फिर दुष्प्रेरक को कितना दंड मिलेगा, तो फिर मिलेगा उसे 14 साल की सज़ा, 14 वर्ष का कारावास और साथ ही जुर्माने से भी दंडित उसको किया जाएगा। और ऐसा कारावास भी दोनों में से किसी भांति का हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। अब हम इसे एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। देखिए, बी को वाई की हत्या के लिए ए उकसाता है। यदि बी वाई की हत्या कर देता है तो बी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, ठीक। और ए कितना दंड मिलेगा, ए को 7 साल के कारावास से, ठीक। और मान लीजिए दुष्प्रेरण के बाद अपराध करने में वाई को कोई चोट आ जाती है, तो फिर यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे 14 वर्ष है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 वर्ष का। बी जो है वो 14 वर्ष के दंड से दंडित होगा और जुर्माने से, क्योंकि इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप हो जाता है तो फिर यहाँ पे आएगा आपका 14 वर्ष का दंड। तो इस तरह से इस दृष्टांत से हमने इस चीज़ को क्लियरली समझा। अब बात कर लेते हैं कारावास से दंडनीय जो अपराध होते हैं उनका दुष्प्रेरण। तो अगर कोई व्यक्ति कारावास से दंडनीय अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, वहाँ अगर मान लीजिए ऐसा अपराध नहीं होता है, ना किया जाए, तो दुष्प्रेरण के दंड का और कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में ना हो, आईपीसी में ना हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित, यानी जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है उस अपराध के लिए जितना भी दंड है
उसमें से किसी भी भांति के कारावास की जो मैक्सिमम सज़ा होगी उस इम्प्रिजनमेंट की, उस मैक्सिमम सज़ा में से उसको 1/4 की सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर किसी अपराध के लिए 8 वर्ष का कारावास दिए जाने का प्रावधान है, तो 8 वर्ष का हमें 1/4 देना है। 1/4 मतलब 2 साल की सज़ा। तो यहाँ पे जो दुष्प्रेरक होगा उसको 2 साल की सज़ा जो है मैक्सिमम 1/4 के हिसाब से दी जाएगी, या उसे जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपराध नहीं होता है तो 1/4 की सज़ा का निर्धारण किया गया है। इसके बाद मान लीजिए यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य उस अपराध का निवारण करना है। अब मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिसर ही ऐसा करता है, दुष्प्रेरण का काम कार्य, तब क्या होगा? तो उसके लिए सज़ा है उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास की दीर्घतम अवधि के लिए, यानी जो जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया है उस अपराध के लिए जो दंड है उसमें मैक्सिमम कारावास की जो भी अवधि है उसमें से आधे की सज़ा दी जाएगी। ऐसा जुर्माना जो अपराध के लिए है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आधी सज़ा मिलेगी लोक सेवक को अगर वो कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरित होता है। अब इसे दृष्टांत से समझ लेते हैं। देखिए, बी को जो एक लोक सेवक है उसको रिश्वत देने के लिए इनाम के रूप में ए प्रपोजल करता है कि मैं तुम्हें रिश्वत देना चाहता हूँ। बी उस रिश्वत को लेने से मना कर देता है, तो ए क्या होगा? इस धारा के अधीन दंडनीय है, वो इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि कारावास से दंडनीय अपराध की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद सेकंड जो दृष्टांत है वो ये कहता है कि अगर झूठा एविडेंस देने के लिए बी को ये उकसाता है और यदि बी मिथ्या साक्ष्य ना दे, मतलब झूठा एविडेंस नहीं देता है, मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, तो भी ये इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी होगा और दंड से दंडनीय होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 117, कहता है कि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण, यानी कि जब 10 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा किसी अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरण किया जाता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा वो ये सेक्शन बताता है। देखिए, जो कोई लोक साधारण के द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी संख्या या वर्ग के द्वारा अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, यानी भांति के कारावास का मतलब हो गया सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। तो अगर 10 से ज़्यादा व्यक्ति हैं और वो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं तो उनके लिए सज़ा है आपकी 3 साल, ठीक, और जुर्माना भी हो सकता है और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद अब हम इसे एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। ये क्या है? एक लोक स्थान में, यानी कि एक पब्लिक एरिया है, पब्लिक प्लेस है, उस पब्लिक प्लेस में एक प्ले कार्ड चिपका देता है जिसमें 10 से ज़्यादा व्यक्तियों के एक पंथ को एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर अटैक करने के लिए किसी निश्चित समय या स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है कि एक विशेष पंथ के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अटैक करें। तो एक तरीके से ये बहुत बड़े वर्ग को इस प्ले कार्ड से उकसाया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्हें क्या किया है? धारा 117 में वर्णित अपराध किया है और वो दंड से दंडित है। उसको कितनी सज़ा मिलेगी? 3 वर्ष की, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने 10 से ज़्यादा सदस्यों के एक पंथ को उकसाया है अपराध करने के लिए, मतलब आपस में लड़ने के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 118, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना। अब अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध के किए जाने की जो पहले से ही प्लानिंग हो रही है, जो भी योजना बनाई जा रही है, उसको छिपाता है तो क्या होगा? देखिए, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से, यानी कि उसको आसान बनाने के आशय से या उसको पूरा कराने के आशय से, जानते हुए, उसको नॉलेज है कि ऐसे अपराध के किए जाने की स्वेच्छा से किसी कार्य या लोप द्वारा या सूचना छिपाने वाले किसी उपकरण के द्वारा उसको छिपाता है, ऐसी परिकल्पना के बारे में या झूठा व्यपदेशन करता है ना, झूठी बात बताता है, तो क्या होगा? तो मान लीजिए अगर वो अपराध हो जाता है तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 साल की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित होगा। और यदि अपराध ना किया जाए तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकती है, और जुर्माने से दंडित होगा। अब हम इसे एक दृष्टांत से समझ लेते हैं सेक्शन को, कि सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये जानते हुए कि बी नाम के स्थान पे डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को ये झूठी इन्फॉर्मेशन देता है कि डकैती सी नाम के स्थान पे पड़ने वाली है,
जो कि दूसरी दिशा में है, दूसरे डायरेक्शन में है। इस आशय से कि उस अपराध का किया जाना वो आसान बना सके, सुकर बना सके, मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है। डकैती बी नाम के स्थान पे ही पड़ती है तो ए इस धारा के अधीन दंडनीय है। तो एक तरीके से उसने डकैती के अपराध को सुकर बनाने के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दी है, तो इसलिए वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। अब धारा 119 ये कहती है कि किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसकी ड्यूटी है या उसका कर्तव्य है। मान लीजिए अगर ऐसे मामले में अपराध कर दिया जाए, तो अगर ऐसा अपराध हो जाता है और तो उसके लिए जो दंड होगा वो उस अपराध के लिए जो कारावास का मैक्सिमम अवधि की सज़ा दी गई है, उस मैक्सिमम अवधि में से आधे की सज़ा उस लोक सेवक को दी जाएगी, क्योंकि लोक सेवक की ड्यूटी थी कि वो उस मामले को ना छिपाए, उसको जाहिर करे और उसको रोके, क्योंकि उसको रोकने उसकी ड्यूटी थी। तो यहाँ उसको सज़ा मिलेगी आधे की, क्योंकि अब अपराध हो चुका है, या दोनों में से, या फिर जुर्माने से भी वो दंडित हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है और उसको छिपाया गया, उसको निवारण नहीं किया लोक सेवक ने, तो अगर अपराध मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वहाँ सज़ा होगी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से 10 वर्ष की। यहाँ पे 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और यदि अपराध नहीं किया जाता तब कितनी सज़ा है? तब उस अपराध के लिए जो भी सज़ा होगी जिसका दुष्प्रेरण किया गया है या जिसका निवारण नहीं किया गया है लोक सेवक के द्वारा, उस कारावास के लिए जो मैक्सिमम जो दिया गया है दंड, उसका 1/4 की सज़ा दी जाएगी, यानी कि 1/4। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8 साल की सज़ा है, उसका 1/4 दिया जाएगा, यानी कि 2 साल की सज़ा वहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1/4 का प्रावधान किया गया है। या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत समझ लेते हैं। देखिए, ए एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सभी सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। यानी ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है और कहीं पर लूट पड़ने वाली है और उस लूट के बारे में सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो लीगली उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन दे। और ये जानते हुए कि बी जो है वो लूट करने की तैयारी कर रहा है या योजना बना रहा है, बी उस अपराध को किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, यानी उसको आसान बनाने के आशय से ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का लोप करता है, यानी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो यहाँ ए ने बी की परिकल्पना के अवैध लोप द्वारा बी ने छिपाया है, जो एक पुलिस ऑफिसर है, और वो इस धारा के अधीन दंडनीय है। इसके बाद आता है सबसे लास्ट सेक्शन, धारा 120, जो कहती है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। यानी अगर कोई कारावास से दंडनीय अपराध को सुकर बनाने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए उस बात को छिपाता है, तो उसके लिए कितना दंड होगा। मान लीजिए यदि अपराध कर दिया जाए तो वहाँ अपराध के लिए दीर्घतम अवधि, जो भी उस कारावास की मैक्सिमम अवधि है, उसका 1/4 तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। वही बात है, देखिए अगर 8 साल की सज़ा है तो 1/4 का मतलब 2 साल की यहाँ पे सज़ा मिलेगी। और अगर मान लीजिए वही अपराध जो कारावास से दंडनीय है और वो अपराध ना किया जाए, तो वहाँ उस जो प्रिजनमेंट दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट, उसका जो मैक्सिमम सज़ा है उसके 8वें भाग की सज़ा दी जाएगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। 8वें भाग मतलब 1/8 कितना हो जाएगा? 1/4 से भी कम की बात हुई है, यानी कि 8 साल की सज़ा है तो 8वां भाग का मतलब हुआ 1 साल की सज़ा उसको दी जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पे ये जो जितने भी सेक्शन थे 107 से लेके और 120 तक, हमें एक तरीके से पूरा का पूरा हम यहाँ पे हमने दुष्प्रेरण के बारे में कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी लंबा वीडियो भी है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा जो दृष्टांत से मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की मैं कोशिश करती हूँ, ताकि हर पॉइंट, हर जो भी एक पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम केस लॉ के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।